यार क्या है माँ, शादी शादी कर रही हो, शादी करना आसान नहीं होता है। तुम तो बारात खिलाकर फ्री हो जाओगी, मेरी तो वाट लगी रहेगी पूरी जिंदगी। रिद्धि, तुम शादी से क्यों डरती हो? तुम्हारी माँ को देखो कैसे ऐश कर रही है। लगे तो शादी से पहले दुखी रहती थी, शादी के बाद देखो कैसे फूल के गुलगुप्पा हुई है। तुम भी कर लो शादी, बस रोहित से मिल लो एक बार। हाँ बेटा, मैं तो बड़ी खुश हूँ शादी की बात, तुम तो रहने ही दो। वही तो मैं कह रही हूँ, रहने दो, मान जाओ ना यार, सारी जिंदगी मस्त ऐश करेंगे हम तीनों। हम दोनों को भी कभी ऐश करने दो। 25 साल तक तो तुम्हारे साथ ही ऐश कर रहे हैं, अब जाओ अपने पति के साथ ऐश करो और मुझे मेरे पति के साथ रहने दो, क्यों जी? बुढ़ापे में रोमांस। हाँ तो क्यों नहीं। वैसे जोक्स अपार्ट, रिद्धि शादी तो करनी है, क्यों डरती हो तुम शादी से? पहले बताओ। पापा डर की बात नहीं है, बस ये सोच के दिल बैठ जाता है कि शादी के बाद जो ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो पूरी करना बहुत मुश्किल है। हर टाइम खुद को साबित करते रहो, ये अच्छा है, ये सही है, ये तमीज वाली है, रोज रोज इम्तिहान देना पड़े तो कोई कैसे खुश रहे भला। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग भी तो यही सोचते हैं कि नई लड़की घर में आएगी, हमारे तौर तरीकों में कैसे ढलेगी। दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होता है बेटा, कोई एक तरफा थोड़ी ना चलता है ये। सही कह रहे तेरे पापा, मैं भी जब इस घर में आई थी ना, महीनों लगे मुझे यहाँ सेट होने में। सब कुछ अलग था, खाना अलग, बोलने का तरीका अलग, पर तेरी दादी ने मुझे टाइम दिया, समझाया, धीरे धीरे मैं भी समझ गई। पर तुम बहुत लड़ती थी मेरी माँ से, वो भूल गई क्या? हाँ लड़ती थी, क्योंकि शुरू में वो मुझे समझती नहीं थी। रोज टोका टाकी, रोज कोई ना कोई शिकायत, बहुत लड़ाई हुई हमारी शुरू में, पर बाद में उनको भी समझ में आ गया और मुझको भी, फिर हम दोनों एकदम ठीक हो गए। यही तो डर है माँ, वो लड़ाई वाला फेज मुझसे नहीं झेला जाएगा। अरे हर रिश्ते में शुरुआत में थोड़ी खटपट होती है, उसी से ही तो रिश्ता मजबूत बनता है। तू टेंशन ना ले, बस एक बार रोहित से मिल तो ले। ठीक है मिल लूंगी, पर वादा करो अगर मुझे पसंद नहीं आया तो जबरदस्ती नहीं करोगे। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, तेरी मर्जी सबसे पहले। रिद्धि रोहित से मिलती है, दोनों की अच्छी बनती है, रिद्धि हाँ कर देती है और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिद्धि पहुंचती है अपने ससुराल। घर में एंट्री होती ही सब उसके चूड़े की तारीफ करने लगते हैं। वाह रिद्धि, चूड़ा तो एकदम जच रहा है हाथों पे, एकदम दुल्हन दुल्हन लग रही है तू। थैंक यू ताई जी। चूड़ा तो सुंदर लग ही रहा है भाभी, पर एक बात बोलूं, चूड़े के पीछे ना बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये मत सोचना चूड़ा पहन लिया तो बस फैशन ही करना है, यहाँ हर किसी की उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ता है। ये शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, पूरे घर की होती है। ये मुझे क्यों समझा रही है भला, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, मुझे भी पता है क्या करना है और क्या नहीं। रिद्धि का मुंह थोड़ा उतर जाता है, सास ये देख लेती है पर कुछ बोलती नहीं। रिद्धि में नोटिस कर लेती है कि सास ने उसका उतरा हुआ मुंह देख लिया है। वो सोचती है अब तो सास डांटेगी जरूर। रात को कमरे में रोहित से बात करती है। यार तुम्हारी बहन ने तो आती ही मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया, मुझे क्या पता नहीं है ससुराल में कैसे रहना है। अरे छोड़ो ना यार, अभी तुम नई नई आई हो, सब तुम्हें अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें अपने तरीके से रहना है, जो तुम्हें सही लगे वही करना, किसी की बात तुम्हें मत आना। पर तुम्हारी माँ ने भी तो देख लिया मेरा मुंह बना हुआ, अब तो सुबह पक्का सुनाएंगी। सुबह रिद्धि नहा धोकर सास के लिए चाय बनाती है, सोचती है अब क्लास लगेगी, अब डांट पड़ेगी। सास चाय लेती है, एक घूंट पीती है और रिद्धि की तरफ देखती है, बस अब शुरू हो जाएगी। चाय अच्छी बनी है बेटा, एकदम सही। रिद्धि हैरान रह जाती है, कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप देखती रह जाती है सास को। सुबह सुबह रिद्धि रसोई में घुस जाती है, सोचती है आज तो सबका दिल जीत के दिखाऊंगी। अपने मन से पोहे बनाती है, पराठे सेकती है, सलाद काटती है, पूरी मेहनत से लगी रहती है, पर किसी से ये नहीं पूछती कि किसको क्या पसंद है। ससुर जी नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं, पोहे का चम्मच मुंह में डालते ही खांसने लगते हैं। कितने मिर्च डाल दी बेटा, मुंह में लाग लग गई मेरे तो। अरे वो मुझे पता नहीं था, सॉरी, अभी दूसरा बना दूं क्या? नहीं रहने दे, पानी पिला दे बस। तभी सास पराठे का टुकड़ा तोड़ती है, देखते ही माथे पे बल पड़ जाते हैं। बेटा इसमें तेल कुछ ज्यादा नहीं डाल दिया? मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है ऑयली चीजों से। ओ माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था, आप बता देती तो। कोई बात नहीं बेटा, पहला दिन है, धीरे धीरे समझ जाएगी तू। इतने में रोहित जल्दी जल्दी तैयार होकर आता है। रिद्धि मेरा लंच पैक कर दिया क्या, लेट हो रहा हूँ यार। हाँ मैं तो भूल ही गई, इतना सब बना रही थी ना, टाइम ही नहीं मिला।
यार क्या बात करती हूँ, मैं सारा दिन भूखा रहूंगा अब। बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता ऑफिस के पास। सॉरी, कल से पक्का बना दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कर, कल से मैं मदद करूंगी इसकी। आज मुझे भी नहीं पता था कितना काम है इसे। शादी के फंक्शन में मैं भी इतनी थक गई कि सोचा ही नहीं इस तरफ। ठीक है माँ, चलो आज मैं मैनेज कर लूंगा। दोपहर होते होते ननद घर आती है, सीधा किचन में घुसती है, खाना देखती है और नाक भौं सिकोड़ने लगती है। ये क्या बना दिया भाभी? ये कोई तरीका है खाना बनाने का? मिर्च देखो कितनी है, पापा तो खा ही नहीं पाएंगे वो। और ये पराठे, इतना तेल, माँ का बीपी बढ़ जाएगा खाकर। है, भाई का लंच भी नहीं बना? भाभी तुम्हें कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना, किसको क्या पसंद है क्या नहीं, सीधे मन से बना दिया। सास ननद को घूरती है, आंखें दिखाती है इशारे से। बस कर अब। नहीं माँ, मैं कोई बात गलत तो नहीं बोल रही हूँ। अरे नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा समझदारी से तो काम लेना चाहिए। रिद्धि चुपचाप सुनती रहती है, कुछ जवाब नहीं देती, बस इतना कहती है, ठीक है गलती हो गई मुझसे, कल से पूछ के बनाऊंगी सबसे। रात को रिद्धि सबसे एक एक करके पूछती है, पापा आपको खाने में क्या पसंद है? बेटा मुझे कम मसाला, कम तेल और सुबह दलिया चाहिए होता है रोज। अच्छा, और माँ आपको? मुझे तो बिना तेल की सब्जी चाहिए और शाम को ग्रीन टी, चीनी बिल्कुल नहीं। ठीक है, और रोहित तुम्हें? मुझे थोड़ा तीखा पसंद है और लंच में रोज अलग सब्जी चाहिए, रोज एक ही सब्जी खाकर बोर हो जाता हूँ मैं। और मुझे तो बिल्कुल हल्का खाना चाहिए, फ्राइड कुछ भी नहीं, और सुबह जूस चाहिए होता है फ्रेश निकाला हुआ। रिद्धि की आंखें बड़ी हो जाती है, सिर पकड़ लेती है। भाई ये तो 4 लोग हैं और 4 तरह का खाना, मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी इतना सब? तभी डोरबेल बजती है। रिद्धि दरवाजा खोलती है, एक महिला बाहर खड़ी थी, हाथ में झोला लिए। जी आप? मैडम ने बुलाया है मुझे हेल्प के लिए। इतने में सब लोग हॉल में आ जाते हैं। ससुर हैरान होकर पूछते हैं, ये कौन है भाई, किसने बुलाया? हाँ माँ, कौन है ये? मैंने तो पहली बार देखा इसे घर पे। सास मुस्कुराते हुए आगे आती है, ये मैंने रखी है हाउस हेल्प के लिए, बहू की मदद के लिए। अकेले कितना संभालेगी सब कुछ, इसलिए सोचा थोड़ी हेल्प मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ननद का पारा चढ़ जाता है। ये क्या बात हुई माँ? इतने साल से हम सब यहाँ काम कर रहे हैं ना, कभी किसी ने हेल्प नहीं रखी घर में, और भाभी के लिए तुमने हेल्प बुला ली, ये कहाँ का इंसाफ है? देख बेटा, तू शादीशुदा है, अपने घर जाती है शाम को आराम करने, ये यहीं रहती है 24 घंटे, यही घर इसकी दुनिया है, थोड़ी मदद मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है? ननद मुंह बनाकर चली जाती है वहां से। रिद्धि को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है, सास की तरफ देखती है, आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। थैंक यू मॉम, आपने इतना सोचा मेरे लिए। अरे बेटा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, तू खुश रहेगी तो घर खुश रहेगा। अगले दिन से रिद्धि का रूटीन बदल जाता है। सुबह उठते ही सबकी पसंद का नाश्ता बनाती है, ससुर के लिए हल्का दलिया, सास के लिए बिना तेल की सब्जी, रोहित का लंच टाइम पे तैयार, ननद के लिए फ्रेश जूस, हेल्प भी साथ में लगी रहती है काम में। रिद्धि अब थकती भी नहीं बल्कि खुश रहती है, काम करते वक्त गाना गुनगुनाती रहती है। सबकी तारीफ सुनकर उसका दिन बन जाता है। वाह रिद्धि, आज लंच बहुत टेस्टी था, मेरे सारे कलीग पूछ रहे थे किसने बनाया। सच में? बता दिया मैंने बनाया? हाँ बता दिया, सबने बोला भाभी को बोलो किचन खोले। दोनों हंसने लगते हैं, पर ननद को ये सब बर्दाश्त नहीं होता, उसकी चिढ़ बढ़ती जाती है। वो बार बार किसी न किसी बहाने से रिद्धि को परेशान करने की कोशिश करती रहती। एक दिन रिद्धि टेबल लगा रही होती है, ननद आकर बैठ जाती है। भाभी ये चम्मच ऐसे नहीं रखते, देखो कैसे रखा है टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सलीका सीखो। अच्छा ठीक है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। और ये नैपकिन भी इतना मैला क्यों है, रोज बदलती नहीं क्या? अभी बदल देती हूँ। और सुनो, माँ को शुगर वाली चाय मत दिया करो, डॉक्टर ने मना किया है। पर तुम्हें तो याद ही नहीं रहता कुछ। दीदी मुझे याद है, आज माँ को बिना शुगर की ही चाय दी थी। ननद कुछ पल चुप हो जाती है, फिर मुंह बनाकर उठ जाती है वहां से। सास ये सारा सीन देख रही होती है दूर से, रिद्धि के पास आती है धीरे से। बेटा तू परेशान मत हो इसकी बातों से, वो ऐसी है, दिल की बुरी नहीं है, बस बोलने का तरीका थोड़ा तीखा है उसका। नहीं माँ, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं समझती हूँ सबको। सास उसके सिर पर हाथ फेरती है। रिद्धि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर मन में किसी कोने में ननद की बातें अब भी चुभती रहती है। रिद्धि कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती है। बैग पैक करते ही वक्त उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इतनी खुश क्यों हो रही हो? लग रहा है जैसे जेल से छूट रही हो। हाँ, कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। मम्मी के हाथ का खाना, अपना कमरा, अपनी मर्जी बहुत मिस कर रही थी। अच्छा जाओ एंजॉय करो, पर जल्दी आ जाना।
मायके पहुंचती ही रिद्धि एकदम बदल जाती है। वही पुरानी टी शर्ट निकाल के पहन लेती है, पजामा चढ़ा लेती है, बाल बांधे बिना ही सोफे पे धम से लेट जाती है। अरे आराम से बैठ बेटा, गिर जाएगी। माँ कसम से कितने दिन बाद ऐसे आराम से लेटी हूँ, वहां तो उठते ही काम शुरू हो जाता है। समझती हूँ मैं। चल तू आराम कर, मैं खाना बना के लाती हूँ। सच में माँ, तुम बनाओगी? मुझे कुछ नहीं करना। बाबा, यहाँ तू मेरी बेटी है, रानी बन के रह। रिद्धि सोफे पे पसरी रहती है, फोन चलाती है, टीवी देखती है, बीच बीच में भाई से मस्ती करती है, बिल्कुल वैसी जैसे शादी से पहले रहती थी। 2-3 दिन तो उसे याद ही नहीं रहता कि वो अब किसी की बहू भी है। पर एक दिन जब वो चाय का कप उठाती है तो उसकी नजर अपने हाथ के चूड़े पे पड़ती है। वो चुपचाप उसे देखती रहती है। मन में कुछ चलने लगता है। कैसे शादी से पहले सोचती थी ये तो बस फैशन है, जींस के साथ पहनूंगी, शॉर्ट्स के साथ पहनूंगी, सबको दिखाऊंगी कितना सुंदर लग रहा है। पर अब पता चल रहा है ये सिर्फ फैशन नहीं है, इसके पीछे कितनी जिम्मेदारियां छुपी थी। माँ उसे यूं गुमसुम बैठा देख लेती है। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही चूड़े को देख रही थी। हाँ, ये चूड़ा अब सिर्फ हाथ की चूड़ी नहीं है बेटा, ये तेरी नई जिंदगी की निशानी है। समझदार हो गई है तू। रिद्धि हल्के से मुस्कुरा देती है, पर मन के किसी कोने में अब उसे एहसास होने लगता है कि ये आराम वाली जिंदगी अब वापस नहीं आएगी। हफ्ते भर रहने के बाद रिद्धि वापस ससुराल के लिए निकलती है। गाड़ी में बैठे बैठे भी बार बार माँ की याद आती रहती है। ससुराल पहुंचती ही सब गले लगाते हैं। आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा मायका? बहुत अच्छा माँ, बहुत मजा आया। पर घर में एडजस्ट होने में उसे फिर से 1-2 दिन लग जाते हैं। सुबह देर तक सोई रहती है, फिर याद आता है अब यहाँ वो सुविधा नहीं है। जल्दी से उठ के किचन में जाना पड़ता है। एक दिन दोपहर को रिद्धि सोफे पे बैठी आराम कर रही थी। बार बार उसकी नजर अपने चूड़े पे जा रही थी। वो उसे घुमाती रहती है, देखती रहती है। रोहित ऑफिस से आता है, उसे यूं खोया हुआ देखकर पास बैठ जाता है। क्या हुआ, कहाँ खोई हो, और कैसा रहा मायका? बहुत अच्छा रहा, पर पता है माँ रह के ना एक बात समझ में आ गई। क्या? यही कि शादी के बाद इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। वहां माँ खाना बना के देती थी और मैं बस लेटी रहती थी। यहाँ आके सब कुछ खुद करना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कभी कभी सोचती हूँ कितना कुछ बदल गया मेरे लिए। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदली है, पर सच तो यह है ना कि हम सबकी जिंदगी बदली है। मैं भी अब अकेला नहीं सोचता, तुम्हारे बारे में भी सोचना पड़ता है हर फैसले में। हाँ, ये सही कहा तुमने। पापा को देखो, पहले पूरे घर में जैसे मन करे घूमते थे, बनियान में ही निकल आते थे कमरे से। अब तुम्हारे कारण थोड़ा संभल के रहते हैं। वो भी अपने आप को बदल रहे हैं तुम्हारे लिए। सच में, मुझे तो ये पता ही नहीं था। और माँ को देखो, उनको हमेशा से लगता था ये घर सिर्फ उनका है, हर चीज उनके तरीके से चलेगी। पर अब उनको भी लगने लगा कि इस घर में तुम्हारी भी बराबर की हिस्सेदारी है। ये आसान नहीं होता किसी के लिए भी, इतने सालों की सोच बदलना। अच्छा लगा सुन के, लगा जैसे मैं ही अकेले स्ट्रगल कर रही थी, पर ऐसा नहीं है। रिद्धि की ये बातें सास सुन लेती है, मन ही मन बहुत खुश होती है। कितनी समझदार है ये लड़की, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, सबकी फीलिंग समझती है। भगवान ने बहुत अच्छी बहू दी है मुझे। सास अंदर आती है, चाय की ट्रे टेबल पे रखती है। ले बेटा, चाय पी लो दोनों, थक गए होगे सफर में। माँ, आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना देती। अरे कोई तकलीफ नहीं बेटा, आज मेरी बारी है तेरा ख्याल रखने की। धीरे धीरे रिद्धि इस घर में पूरी तरह घुल मिल जाती है। एक दिन सास रिद्धि के लिए 2-3 जींस और टॉप लेकर आती है। ले बेटा, ये तेरे लिए लाई हूँ। तू हमेशा साड़ी सूट में ही रहती है, कभी जींस विंस भी पहना कर आराम रहेगा तुझे भी। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा, तो अपने घर में है तो अपनी मर्जी से रह, किसने रोका है तुझे? हाँ बेटा, मेरे लिए तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। इस घर को अपना घर समझ, जो पहनना है पहन, जैसे रहना है रह, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। ननद ये सब सुन रही थी दूर बैठी, उसका मुंह बनने लगता है। माँ पापा, भाभी को तो कितनी छूट दे रहे हो, मेरी शादी में तो वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे ससुराल में तो मुझे साड़ी सूट में ही रहना पड़ता है, वहाँ कोई जीन्स नहीं पहनने देता। तो बेटा, तुमने लव मैरिज करी थी, तुम्हें पता था कैसा माहौल है वहाँ का। अगर तुम उस पे ओके थी तभी तो शादी करी थी ना। ननद चिढ़ के उड़ जाती वहां से, कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन जलती रहती है। अगले दिन रिद्धि रसोई में काम कर रही थी। ननद आकर बैठ जाती है और फिर वही पुरानी आदत। भाभी, ये चाय में इतनी पत्ती क्यों डाल दी, कड़वी लग रही है। अभी बना देती हूँ ठीक से। और सुनो, तुम इतनी देर लगाती हो नाश्ता बनाने में, मुझे तो ऑफिस के लिए निकलना होता है जल्दी। रिद्धि कुछ नहीं बोलती, चुपचाप काम करती रहती है। तभी सास किचन में आती है और ननद को टोकती है।
बेटा तू क्यों रोज इसको टोकती रहती है? घर में शांति रहनी चाहिए ना, हर किसी को खुश रहने का हक है। ननद भड़क जाती है। वाह माँ, तुम लोग तो बड़ी ऊंची सोच रखने लगे हो आजकल। इतनी छूट दोगे ना इसको, एक दिन यही तुम्हारे सिर पर चढ़ के नाचेगे, देख लेना। रिद्धि इस बार चुप नहीं रहती, पहली बार जवाब देती है। ननद जी, मैं क्यों लड़ूंगी उनसे? जब वो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, तो मैं उनके साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ? ओहो, बड़ी ज्ञान की बातें सीख ली तुमने तो। आते इस घर में अपनी चलाने लगी। मैं अपनी नहीं चला रही हूँ, बस अपना हक और अपनी जिम्मेदारी दोनों समझ रही हूँ। बहुत बड़ी बहू बन गई हो तुम तो। और तुम बहुत बड़ी बेटी बनके अपने ही माँ बाप को गलत साबित करने पर तुली हो। दोनों की बहस बढ़ने लगती है, आवाजें ऊंची हो जाती है। सास बीच बचाव करने की कोशिश करती है पर बात नहीं बनती। तभी ससुर हॉल में आते हैं, दोनों को चुप कराते हैं, फिर सीधा अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। बेटा, भाई की शादी हो गई, तेरा भाई भी सेटल हो गया है। जब भी तेरा मन करे आना, पर अभी तो अपने घर जा। ये क्या कह रहे हो? अपनी बेटी से ऐसे बात करता है क्या कोई? क्योंकि मुझे भी अपने घर में शांति चाहिए, और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को भी समझ में आए कि जिंदगी कैसे अच्छे से जी जाती है। जो जिम्मेदारी बहू की होती है, वही जिम्मेदारी बेटी की भी होती है। ननद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है। पापा मुझे माफ कर दो। रिद्धि आगे आती है, ननद का हाथ पकड़ लेती है। ननद रिद्धि को गले लगा लेती है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। सास और ससुर ये सब देखकर मुस्कुरा उठते हैं। देखा, आखिर घर की खुशी लौट आई। यही तो असली परिवार है, जहाँ प्यार से हर गलतफहमी दूर हो जाती है। कुछ दिनों बाद ननद अपने ससुराल वापस जाने को होती है। भाभी, अब से जब भी आऊंगी लड़ने नहीं, प्यार से मिलने आऊंगी। और मैं हमेशा आपका वेट करूंगी दीदी। अरे सासू माँ बैठी बैठी, मैं हूँ ना, अभी कभी सारे 15 के 15 लोगों का खाना मैं बना के देती हूँ 1 घंटे के अंदर। आप जाइए, आराम करिए। सास बहू का भरोसा करके आराम करने चली जाती है, लेकिन बाहर बहू रानी तो फोन पर रील देखने बैठ जाती है। रिंकी लग जाती है रील देखने और सासू माँ सो जाती है, ये सोचकर कि बहू 15 लोगों का खाना बना लेगी। लेकिन शाम को जब घर पे मेहमान आते हैं तब, बहू चल पहले स्टार्टर लगा दे बेटा, फिर उसके बाद मेन कोर्स। स्टार्टर? कैसे स्टार्टर माँ जी? है, तूने कहा था ना माँ जी जाके सो जाइए। ये जो मेहमान शाम को आने वाले थे, तूने कहा था ना मैं खाना बना रही हूँ। अरे क्या बात करी माँ जी, मेहमान आ रहे थे आज, आपको मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे लगा मेहमान कल आने वाले हैं। अब मैं क्या करूँ माँ जी? है, तू क्या करेगी? कुछ मत कर, अब मैं ही बाहर से खाना ऑर्डर करती हूँ। बेफालतू का खर्चा तेरे बोलने पर हो जाता है, आगे से मैं तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी। सुबह के 7 बजे हैं। सास मंदिर जाने के लिए अपनी अलमारी से एक बढ़िया प्रेस की हुई साड़ी निकालती है। रिंकी कमरे में आ जाती है। अरे माँ जी, ये वाली नहीं, आज सरस्वती जी का दिन है, सफेद पहनो ना। मेरी वाली पहन लो, बड़ी सुंदर लगेगी। अरे रहने दे बहू, मेरी यही ठीक है, तो क्यों परेशान हो रही है? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, आप ये अपनी वाली रख दो, आज तो मेरी ही साड़ी पहननी है आपको। सास मना करती रहती है, लेकिन रिंकी जिद पे अड़ जाती है और सास की साड़ी हाथ से लेकर अलमारी में रख देती है। लो, आप बस तैयार हो जाइए, मैं अपनी वाली साड़ी लेकर आती हूँ। रिंकी बाहर निकलते ही सास की वो प्रेस की हुई साड़ी लेकर सीधा पड़ोसन के घर पहुंच जाती है। सुनिए ना शर्माई जी, ये लीजिए साड़ी, एकदम बढ़िया प्रेस की हुई है, आज पहन लेना। अरे वाह रिंकी, तू बड़ी फिक्र करती है मेरी। इधर रिंकी वापस आकर सास को अपनी साड़ी थमाती है। सास तैयार होने बैठती है, साड़ी खोलती है तो देखती है वो भी बिल्कुल मुड़ी तुड़ी बिना प्रेस की। ये क्या बहू, तूने अपनी वाली प्रेस भी नहीं करवाई, अब मेरी वाली भी नहीं है, ये भी ऐसी है, मैं कैसे मंदिर जाऊं? अरे माँ जी, ये तो मुझे लगा प्रेस की हुई रखी थी, अभी प्रेस करवा के लाती हूँ। अरे अब टाइम नहीं है बहू, मंदिर की आरती निकल जाएगी। तू बातें बड़ी बड़ी करती है पर काम एक ठीक से नहीं होता तेरे से। अरे माँ जी गुस्सा मत करो ना, अभी सब ठीक कर देती हूँ। सास मन ही मन सोचती है, बोलने में सबसे आगे, करने में सबसे पीछे, यही है मेरी बहू। घर में सुबह की चहल पहल है। सास किचन में बैठी पापा के लिए दलिया बना रही है, तभी बेटा राहुल तैयार होकर आता है। माँ, पापा का ऑपरेशन तो कल है ना, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, कल साथ चलूंगा। हाँ बेटा ले ले छुट्टी, आंखों का ऑपरेशन है, अकेले मैनेज नहीं हो पाएगा। तभी रिंकी कमरे से निकल कर आती है, हाथ में चाय का कप लिए। अरे नहीं नहीं राहुल, तुम क्यों छुट्टी लोगे, मैं हूं ना घर पे, मैं ले जाऊंगी पापा जी को, सारा काम मैं देख लूंगी। तुम अपनी मीटिंग मिस मत करो, बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हारा। अरे पर रिंकी, अकेले तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
अरे कुछ नहीं होता, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह ही ले जाऊंगी, फॉर्म वगैरह सब मैं ही भर दूंगी, तुम ना बस शाम को आ जाना। सास मन ही मन खुश हो जाती है, सोचती है चलो बहू ने इतनी जिम्मेदारी ली, अच्छी बात है। अगले दिन ऑपरेशन का समय होता है। सास पापा को लेकर अस्पताल पहुंचती है, लेकिन बहू का कहीं पता नहीं। सास फोन लगाती है, फोन बजता रहता है, कोई जवाब नहीं आता। ये लड़की भी न जाने कहाँ रह गई। सास अकेले ही सारे फॉर्म भरती है, अकेले ही पति को लेकर अंदर जाती है, बाहर बैठकर घंटों इंतजार करती है। बीच बीच में राहुल को फोन करती है, पर वो मीटिंग में होने की वजह से फोन नहीं उठाता। शाम को राहुल घर लौटता है, देखता है रिंकी सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही है। अरे रिंकी, तुम घर पे? पापा का तो आज ऑपरेशन था, तुम अस्पताल में नहीं थी? हाँ वो राहुल, असल में मुझे ना सुबह अचानक याद आया, आज तो सुनीता की किटी पार्टी थी, बहुत पहले से प्लान था, तो मैं वहां चली गई, सोचा माँ तो है ही ना साथ में। क्या? तुमने कहा था तुम ले जाओगे, इसलिए मैंने छुट्टी भी नहीं ली। अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो क्या होगा ऑपरेशन ठीक से। तभी सास पति को लेकर घर आती है, बहुत थकी हुई, चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। राहुल, तेरी बीवी से पूछ कहाँ थी आज? मैं अकेली अस्पताल में इधर उधर भागती रही, फॉर्म भरे, डॉक्टर से बात की, तेरे पापा को अंदर ले गई, बाहर अकेली बैठी रही घंटों, और ये मैडम किट्टी पार्टी एंजॉय कर रही थी। माँ जी, आप बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है? बड़ा नहीं बना रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तो बोलती बहुत है बहू, मैं करूंगी, मैं देख लूंगी, पर करती कुछ नहीं। ये पहली बार नहीं है, हर बार यही होता है, बड़ी बड़ी बातें, काम एक नहीं। ये आप ठीक नहीं कह रही है माँ जी, एक तो मैं कोशिश करती हूँ, बोलती हूँ कि मैं करूंगी, इतना तो सोचती हूँ ना सबके बारे में, हर कोई परफेक्ट थोड़ी ना होता है, एक गलती हो गई तो इतना क्यों सुना रही है? गलती? बहू ये गलती नहीं है, ये तेरी आदत है। जिम्मेदारी उठाने की बात करती है और ऐन वक्त पे नदारत हो जाती है। रिंकी माँ सही कह रही है, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम जाओगी और मैं बेफिक्र होकर मीटिंग में बैठा रहा। अरे ठीक है, अब से मैं कुछ बोलूंगी नहीं, ना करूंगी ना बोलूंगी, तब खुश। सास चुपचाप अंदर चली जाती है, सिर हिलाते हुए मन में सोचती है, बोलने में आगे, करने में बिल्कुल पीछे, यही है मेरी बहू। घर का माहौल उस दिन के बाद कुछ बदला बदला सा रहता है। रिंकी जो पहले सुबह से शाम तक चहकती रहती थी, हर बात में टांग अड़ाती थी, अब एकदम चुप चुप सी रहने लगती है। ना कोई बड़ी बात, ना कोई वादा, बस अपने काम से काम। सास को भी ये बदलाव अजीब सा लगता है। एक दिन शाम को चाय पीते हुए वो सोचती है, पहले घर में इतनी रौनक रहती थी, बहू बोलती तो थी बहुत, पर कम से कम बोलती तो थी, अब तो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई है। सास रिंकी को अपने पास बुलाती है, बहू इधर आ, बैठ मेरे पास। रिंकी चुपचाप आकर बैठ जाती है, नजरें नीचे किए हुए। देख बहू, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। तू इतनी चुप क्यों हो गई है आजकल? पहले तो तू बोलती थी, हंसती थी, अब तो जैसे मुंह ही सिल दिया है। क्या बोलूं माँ जी, जो भी बोलती हूँ गलत हो जाता है, इससे अच्छा ही चुप ही रहूं। अरे नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। देख बात यह है कि तू बड़ी बड़ी बातें कर देती है, ऐसे कि जैसे पहाड़ भी उठा लेगी, फिर जब वक्त आता है तो निभा नहीं पाती। इससे अच्छा है ना कि तू उतना ही बोल जितना तू सच में कर सकती है। जबरदस्ती बोल के हमारी उम्मीदें तो मत बढ़ा, फिर टूटती है तो दुख होता है, तुझे भी और हमें भी। रिंकी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, हाँ माँ जी, शायद मैंने गलत किया, मैं समझ गई, आगे से जो कर सकूंगी वही बोलूंगी। बस इतना ही तो समझाना था। चल अब मुंह लटका के मत बैठ, चाय पी। कुछ दिन ठीक चलता है, पर रिंकी की तो आदत थी ही, कब तक बदलती। एक हफ्ते बाद त्योहार नजदीक आता है। सास सुबह सुबह अलमारी से पर्स निकालती हुए कहती है, बहू त्योहार आ रहा है ना, तो बेटी के घर सामान भेजना है, मिठाई, कपड़े, कुछ फल वल सब लेने जाना है बाजार, तो मैं आज लेने चली जाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों जाओगी इस उमस भरी गर्मी में, इतनी धूल मिट्टी है बाहर, 10 दुकानों में घूमना पड़ेगा, मैं चली जाती हूँ, आप आराम करो ना घर पे। सास थोड़ा हिचकती है, सोचती है, पिछली बार वाला हिसाब याद करती है, पर फिर सोचती है चलो छोटा सा काम है, मार्केट ही तो जाना है, इसमें क्या गड़बड़ होगी। ठीक है बहू जा, पर देख बेटे के लिए साड़ी लेनी है सूट के साथ, दामाद के लिए कुर्ता, और मिठाई का डिब्बा अच्छा वाला लेना हलवाई की दुकान से। जी माँ जी, सब हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। रिंकी बाजार निकल जाती है। पहले तो वो ननद के लिए साड़ी देखने जाती है, फिर उसकी नजर बगल की दुकान पर पड़ती है, जहाँ नई डिजाइन के सूट आए थे। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। बस वहीं से शुरुआत होती है। रिंकी अपने लिए एक सूट लेती है, फिर बगल की दुकान में जूते अच्छे लगते हैं तो वो भी ले लेती है,
फिर कॉस्मेटिक शॉप देखती है तो वहां भी घुस जाती है। 2-3 घंटे तो यूं ही निकल जाते हैं। अपनी शॉपिंग में इतना खो जाती है कि ननद वाला सामान पूरा भूल जाती है। शाम को जब घर लौटती है, हाथ में अपने बैग्स लिए, तो सास दरवाजे पे ही पूछ लेती है, ला बहू दिखा क्या क्या लाई, बेटे की साड़ी दिखा पहले। रिंकी का चेहरा एकदम उतर जाता है। याद आता है वो तो भूल ही गई। माँ जी वो मतलब मैं भूल गई। है? भूल गई? मैंने सुबह इतनी साफ साफ बताया था और तू पूरा सामान लेकर आई नहीं। माँ जी वो शॉपिंग करते करते ना टाइम का पता नहीं चला। सास चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, सिर पकड़ के सोफे पे बैठ जाती है। मन ही मन सोचती है, समझाया था फिर भी नहीं बदली ये लड़की। शाम का समय है, सास रसोई में बर्तन समेट रही है, तभी फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर पूजा बेटी लिखा था, तो सास खुश होकर फोन उठाती है। बेटा पूजा, कैसी है तू? माँ ये क्या हो रहा है? इस बार त्योहार पे तूने कुछ नहीं भेजा, न मिठाई न कपड़े न कुछ नहीं। मेरी सासू माँ इतना ताना दे रही थी, कह रही थी मायके वाले तो साल में एक बार भी सही से याद नहीं रखते। अरे बेटे मैंने भिजवाया तो था, रिंकी गई थी बाजार। गई थी तो लाई क्या? कुछ नहीं आया माँ, मुझे शर्मिंदा होना पड़ा घर में। और सुन, भाई से पैसे मांगे तो उसने भी टका से जवाब दे दिया, तो मुझे अपने ही पैसों से मिठाई मंगवानी पड़ी सबके लिए। ये कोई तरीका है क्या माँ? अरे बेटा तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ अभी। क्या देखोगी माँ, हर बार यही होता है। पहले तो खुद जाके सब भेज देती थी, अब से जब से भाभी आई है सब कुछ ठीक से होता ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ, सच में। फोन रखकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो सीधा रिंकी के कमरे की तरफ जाती है। रिंकी बाहर आ। रिंकी बाहर आती है। सास का तेवर देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बता, तूने पूजा का त्योहार भेजा था? सामान मिठाई कपड़े कुछ पहुंचा उसके घर? माँ जी मैं गई तो थी बाजार, बस वो मेरा ध्यान ही नहीं रहा उसकी शॉपिंग का, अपनी चीजें देखते देखते भूल गई। भूल गई? मैं खुद जा रही थी बाजार, तूने मुझे रोका, कहा मैं जाऊंगी, ना तू गई ठीक से ना मुझे जाने दिया। अब पूजा का फोन आया है, उसकी सासू माँ ने कितना सुनाया उसके। तुझे पता भी है हमारी कितनी बेइज्जती हुई है इस वजह से। माँ जी मेरा इरादा तो अच्छा ही था ना, मैं तो चाहती थी कि सब ठीक हो जाए। इरादे से पेट नहीं भरता बहू, काम होना चाहिए, सिर्फ अच्छी नीयत से कुछ नहीं होता। रिंकी चुप हो जाती है, अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। मन में सोचती है मैंने तो बुरा नहीं चाहता, बस थोड़ी सी भूल हो गई, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया सबने। उस रात सास राहुल को फोन लगाती है, जो उस दिन ऑफिस टूर पे बाहर गया था। बेटा तेरे बीवी का यही हाल रहा ना तो घर की इज्जत नहीं बचेगी। पूजा का त्योहार तक ठीक से नहीं भेज पाई, उसके ससुराल में कितनी बातें हुई तुझे पता है। माँ मैं क्या करूँ यहाँ से, अब देख लो जो करना है, मैं तो दूर हूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं ही देख लूंगी। फोन रखने के बाद सास बालकनी में अकेली बैठ जाती है, सोच में डूब जाती है। मन ही मन खुद से बात करती है, ये लड़की बुरी नहीं है, बस इसकी आदत खराब है, बोल के मुकर जाना, बड़ी बड़ी बातें करके काम अधूरा छोड़ देना, ऐसे तो घर नहीं चलेगा। इसको यूं ही डांट डांट के भी कुछ नहीं होने वाला। यह तो अपनी जगह सही समझती है खुद को, उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे खुद एहसास हो, खुद समझ में आए कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। सास देर तक सोचती रहती है, आखिर मन में एक तरकीब सी बनती है। वो हल्के से मुस्कुरा देती है जैसे कोई प्लान बन गया हो। ठीक है बहू, अब देख मैं तुझे कैसे सुधारती हूँ, शब्दों से नहीं तो अब तुझे खुद ही एक सबक मिलेगा। सुबह के 7 बजे हैं। रिंकी किचन में पतीली चढ़ा रही थी कि सास अंदर आ जाती है। अरे बहू तू रहने दे, चाय तो आज मैं बनाऊंगी, मस्त कड़क तड़के वाली, ऐसी बनाऊंगी कि मजा आ जाए। अरे नहीं नहीं माँ जी मुझे बनाने दीजिए ना, असल में मुझे थोड़ी देर भी चाय नहीं मिलती ना सिर दर्द होने लगता है, सुबह की चाय टाइम पे चाहिए मुझे। अरे ऐसे कैसे बहू, तू भी चाट मैं बना रही हूँ आज, और इतनी बढ़िया बनाऊंगी कि तू भी याद रखेगी। रिंकी थोड़ा हिचकते हुए मान जाती है, खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। सोचती है चलो आज आराम से चाय मिलेगी, बनी बनाई। 1 घंटा बीत जाता है, रिंकी इंतजार करती रहती है पर चाय नहीं आती। आखिर सिर में दर्द शुरू होने लगता है। वो बाहर निकलती है, देखती है सास और ससुर बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। माँ जी ये क्या, मेरा तो सिर बहुत दर्द कर रहा है, आपने मुझे चाय दी ही नहीं। अरे बहू मैं तो सच में भूल ही गई, मुझे लगा मैं तुझे देकर आई हूँ, याद ही नहीं रहा। माँ जी आपको लगा, अब देखिए मेरा पूरा दिन सिर दर्द में निकलेगा, आपने कहा था खुद बनाऊंगी, फिर ऐसे कैसे भूल गई।
अरे बेटा, गलती हो गई मुझसे, चल अब तू बना ले जल्दी जल्दी। हाँ, रिंकी मुंह बनाते हुए किचन की तरफ जाती है। सास मन ही मन मुस्कुरा देती है, जैसे कुछ सोचा हुआ काम हो गया हो। शाम हो जाती है। रिंकी अभी भी सिर पकड़े सोफे पे बैठी होती है। राहुल ऑफिस से लौट कर आता है। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ रिंकी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे मत पूछो, सुबह से सिर दर्द हो रहा है। तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाने की बात की, मैंने मना किया कि मुझे टाइम पे चाहिए, फिर भी उन्होंने कहा मैं बनाऊंगी और फिर भूल गई। मैंने दवाई खा ली, बाम भी लगाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। जब बनाना ही नहीं था तो बता देती ना, साफ साफ मैं खुद बना लेती। अब देखो मेरा पूरा दिन खराब हो गया। राहुल को थोड़ा गुस्सा आता है। वो सोचता है माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आखिर माँ है इसलिए चुप रह जाता है। बस इतना कहता है, अच्छा ठीक है, आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना देता हूँ। कुछ दिन शांति से निकल जाते हैं। फिर एक दिन रिंकी को मायके में पार्टी अटेंड करने जाना होता है। सुबह सुबह वो सास के पास जाती है। माँ जी सुनिए ना, मेरा जो ड्रेस है ना वो टेलर के यहाँ सिलने गया हुआ है, शाम तक टेलर दे जाएगा। मुझे आज मायके में पार्टी है, वही ड्रेस पहननी है। अगर मैं तब तक नहीं रुक पाई, यानी मुझे अभी निकलना है यहाँ से, तो आप उसे मेरे मायके भिजवा देना, ठीक है? ठीक है बहू, भिजवा दूंगी, तुम फिक्र मत कर। पक्का ना माँ जी? वो ड्रेस मेरे लिए बहुत जरूरी है, पार्टी के लिए स्पेशल सिलवाई है ना, प्लीज ध्यान रखिएगा। अरे हाँ, कह तो दिया, तू निकल जा आराम से। रिंकी निश्चिंत होकर मायके चली जाती है। शाम को टेलर ड्रेस देकर जाता है। सास उसे लेकर रख देती है, पर किसी काम में उलझकर भेजना भूल जाती है। ना कोई कुरियर भिजवाती है, ना फोन करके बताती है। उधर रिंकी मायके में पार्टी के टाइम तक इंतजार करती है। ड्रेस आती नहीं तो मजबूरन वही पुराना ड्रेस पहनकर पार्टी में जाना पड़ता है, जो वो पहले भी कई बार पहन चुकी थी। पार्टी में उसकी सहेलियां टोकने लगती है, अरे रिंकी ये तो वही ड्रेस है ना जो पिछली बार भी पहना था तूने, नया कुछ नहीं लिया कि इस बार? रिंकी मुस्कुराकर बात टाल देती है, पर अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। पूरी पार्टी में उसका मन खराब रहता है। अगले दिन सुबह रिंकी घर वापस आती है, सीधा सास के कमरे में जाती है। चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ जी ये आपने क्या किया? मैंने इतना साफ साफ बोला था ड्रेस भिजवा देना, आपने भेजा ही नहीं। मेरे कितनी बेइज्जती हो गई पता है? सब लोग क्या बोल रहे थे, अरे ये तो वही कपड़े है ना जो पहले पहने थे, नया कुछ नहीं है क्या इनके पास? मुझे कितना अजीब लगा, अब समझ भी नहीं सकती माँ जी। सास शांति से सुनती रहती है, फिर धीरे से कहती है, ओ बहू, मैं तो भूल ही गई थी, टेलर दे तो गया था, पर मैं किसी काम में लगी थी तो याद ही नहीं रहा भिजवाना। भूल गई? आपको लगा और मुझे भूल गई? ये तो हद है। एक काम था बस माँ जी, वो भी नहीं हुआ। सास कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा के अंदर चली जाती है। मन ही मन सोचती है, बहू जो तूने महसूस किया ना अभी, ठीक वैसा ही मुझे भी लगा था उस दिन, जब तूने मेरा त्योहार का काम भुला दिया था, जब तूने ननद की शॉपिंग भुला दी थी। अब समझ में आया ना भूलने का दर्द कैसा होता है। रिंकी कमरे में अकेले बैठे सोचती रहती है। बार बार दिमाग में सास की बात गूंजती है, जो तूने महसूस किया ना अभी, ठीक वैसा ही मुझे भी लगा था। और अचानक जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो जाता है। अरे ये तो सच में मैंने भी तो यही किया था। 15 लोगों का खाना, त्योहार का सामान, ननद की शॉपिंग, चाय, हर बार मैंने बड़ी बड़ी बातें की और ऐन वक्त पे मुकर गई। और आज जब मेरे साथ हुआ तो मुझे कितना बुरा लगा, तो माँ जी को हर बार कितना बुरा लगता होगा। रिंकी उठकर सास के कमरे की तरफ जाती है। दरवाजे पर रुककर देखती है, सास चुपचाप बैठी माला जप रही थी। रिंकी अंदर जाकर उनके पास बैठ जाती है, आंखों में आंसू होते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। सास चौंक कर देखती है, अरे क्या हुआ बहू, अचानक ये माफी? माँ जी मुझे आज समझ में आया मैं कितनी गलत थी। हर बार मैं बड़ी बड़ी बातें करती रही, कहती रही मैं कर दूंगी, मैं देख लूंगी, पर ऐन वक्त पे कुछ न कुछ भूल जाती थी या अपने काम में उलझ जाती थी। आपको कितनी बार बेइज्जत होना पड़ा मेरी वजह से। पापा जी अकेले अस्पताल में रहे, ननद जी को बातें सुननी पड़ी मेरी वजह से, त्योहार में बदनामी हुई, और मुझे एहसास तब हुआ जब मेरे साथ हुआ। सास रिंकी का हाथ पकड़ लेती है, आंखों में नमी आ जाती है। बेटा मैंने तुझे सुधारने के लिए ही ऐसा किया, गुस्से से नहीं, बस चाहती थी तू खुद समझे। माँ जी अब से मैं वही बोलूंगी जो सच में कर पाऊंगी, और जो बोलूंगी वो पूरा करूंगी, पक्का वादा।